एक और न्यू वीडियो पे बहुत बहुत स्वागत है गाइज। देखो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट यानी ALP एंड टेक्नीशियन। देखो ऑलरेडी मैंने असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाया, जिसमें से सारे जो पॉइंट्स है जैसे एज लिमिट, सैलरी, फिर क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसीड्योर, सब में अलग से डिस्क्रिप्टिव टाइप से वो वीडियो बनाया था। पर इस वीडियो में क्या करेंगे, सबको मिला के एक वीडियो बनाएंगे। पता नहीं लेंथ कितना होगा, पर जितना हो सके शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा, जिसमें से एक वीडियो से तुम्हें पता चलेगा कि क्या क्या इसमें प्रोसीड्योर है, क्या क्या इसमें चीज़ है, पॉइंट्स है, वो पता चलेगा। ठीक है, क्या क्या देखो क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे। एज लिमिट, सैलरी के बारे में देखेंगे, जिसमें से मेरा सैलरी, खुद का सैलरी मैंने दिखाया, फिर सीनियर ALP जो 3 साल के बाद होते हैं उनका सैलरी दिखाया, ये सब कुछ दिखाया। क्वालिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट के बारे में डिटेल्स से बात करेंगे, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस था मेडिकल टेस्ट में असिस्टेंट लोको पायलट, आपको तो पता ही है, मतलब जो हमें फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं एज एन असिस्टेंट लोको पायलट फिलहाल काम कर रहा हूँ। तो मेरे साथ क्या क्या हुआ था मेडिकल टेस्ट में, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, फिर वैकेंसी के बारे में देखेंगे, जो अपकमिंग वैकेंसी है जो आने वाला है उसमें, उसके बारे में देखेंगे। न्यू डेट के बारे में, कब आएगा, क्या कितना मतलब लेट हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ कब है, वो देखेंगे। और सबसे बड़ी बात है, देखो मेडिकल टेस्ट में तुम्हें ये बहुत सारे जो कैंडिडेट्स से कॉमेंट्स करके पूछते हैं, उसके बारे में पता चलेगा क्या आईस पावर अगर 6/6 से कम हुआ तो क्या होगा, तुम असिस्टेंट लोको पायलट में सिलेक्ट होंगे या फिर टेक्नीशियन में सिलेक्ट होने का पॉसिबिलिटीज है, वो देखेंगे। राइट, तो देखते हैं क्या क्या है। देखो पहले एक समरी देख लेते हैं कि इन शॉर्ट क्या क्या है, इन शॉर्ट देख लेते हैं जो हाईलाइट है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, RRB मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये एग्जाम लेते हैं, वो किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर है। अच्छा, आप कमेंट्स करके ये आंसर देना कि अभी फिलहाल जो रेलवे मिनिस्टर्स है वो कौन है, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। पोस्ट नेम क्या है, असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन, कैटेगरी फुल गवर्नमेंट सर्विस, ये फुल 100% गवर्नमेंट सर्विस है। इसमें एप्लीकेशन मोड क्या है, ओनली ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन ही तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा, कोई ऑफलाइन नहीं है। सिलेक्शन प्रोसीड्योर क्या है, देखो CBT ऑन होगा, फिर CBT 2 होगा। CBT 2 में 2 पार्ट्स है, वो आगे देखेंगे क्या क्या पार्ट्स है। CBAT मतलब जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है वो होगा, मतलब एक तरह से ये साइको है, वो होगा, ये ओनली ALP के लिए है। फिर DV एंड मेडिकल, एंड फाइनली मेरिट लिस्ट आएगा। देखो अभी ये देख के अब छोड़ मत देना, पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इसमें से मैं जिसके बारे में डिस्कस करूंगा ना, जो पॉइंट्स हाईलाइट करूंगा, वो तुम्हें पता नहीं चला अगर तुम ये वीडियो एंड तक नहीं देखते हो, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो तुमसे शेयर करूंगा। राइट, तो सैलरी देखो क्या है, 19,900, ये सैलरी एक्चुअली में बेसिक है, इसके साथ बहुत कुछ ऐड होते हैं जो आगे देखेंगे। ये लेवल 2 की जॉब है और ये ग्रुप C में आते हैं। राइट, तो देखो आगे क्या है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट है कि मैं बहुत ही जल्द एक बैच ओपन करने जा रहा हूँ, जहाँ पर मेरा जो जितना भी मतलब मुझसे हो सके, देखो ड्यूटी करने के बाद जितना टाइम मिलता है वो इसमें ही देते हैं कि अपकमिंग जो बैच आने वाला है उसमें से मैक्सिमम कैंडिडेट्स को नौकरी मिल जाए, क्योंकि नौकरी आज के डेट में सबको चाहिए होता है। ठीक है, तो तुम्हें भी मिलेगा ये जो उम्मीद बैच है, इसमें जरूर तुम पार्टिसिपेट करना अगर तुम रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन की जॉब में प्रिपरेशन करना चाहते हो, और मतलब एक जो मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हो, तो ज़रूर उसमें ऐड हो जाना। कि बैच का नाम क्या है, फिर से ध्यान में रखो कि उम्मीद बैच है 2023 का। अच्छा, तुम कैसे जान पाओगे कि कब से शुरू होगा कि नहीं, ये जो टेलीग्राम चैनल है, ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है, प्रेप विथ भी बोल सकते हो, PREPWITH, इस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैं अनाउंसमेंट डेट मतलब कब शुरू होगा वो बता दूंगा। राइट, तो ज़रूर इस बैच के साथ जुड़े रहना। मेरा एक्सपीरियंस, मेरे गाइडेंस के अंडर जितना भी हो सके मैं तुम्हें हेल्प करूंगा इस बार 2023 में रेलवे में जॉब करने के लिए। राइट, तो देखते हैं। देखो एज लिमिट क्या है, एज लिमिट है जो 30 ईयर्स, मतलब 18 to
30 ईयर्स अनरिजर्व कैटेगरी यूआर के लिए। देखो पहले ये देखो अपर एज लिमिट है, राइट, जब नोटिफिकेशन डेट है उस हिसाब से अपर एज लिमिट 30 ईयर्स। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के लिए 33 ईयर्स, मतलब ओबीसी के लिए अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट है। एससी कैंडिडेट के लिए अपर एज में 5 साल की छूट है जो 35 ईयर्स है। एसटी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए वो भी 5 साल की छूट है, 35 ईयर्स है। पीडब्ल्यूडी देखो ये इधर तक है असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी प्लस टेक्नीशियन के लिए, राइट, इधर तक। पर ये जो पीडब्ल्यूडी देख रहे हो ना, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट फिजिकल विथ डिजेबिलिटीज यानी दिव्यांग कैंडिडेट, ये असिस्टेंट लोको पायलट जो पोस्ट है उनके लिए क्वालिफाइड नहीं है, मतलब एलिजिबल नहीं है। तो इसके बाद ये सब जो टेक्नीशियन पोस्ट के लिए एलिजिबल है इस ये कैटेगरी, तो इनके लिए ये है, मतलब जो एज लिमिट है वो है क्या है 10 साल एक्स्ट्रा, जो नॉर्मल है उससे एक्स्ट्रा 10 साल की एक्स्ट्रा छूट मिलेगा अपर एज लिमिट में। तो यूआर पीडब्ल्यूडी यूआर कैंडिडेट के लिए 40 ईयर्स, फिर 3 साल की मतलब 13 साल की छूट के साथ पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैंडिडेट को 43 ईयर्स अपर एज में, एससी कैंडिडेट को 45 ईयर्स एंड एसटी कैंडिडेट को 45 ईयर्स अपर एज में छूट है, राइट। नेक्स्ट क्या है सैलरी। देखो सैलरी क्या है, सैलरी के ऊपर मैंने एक डिटेल्स 2-3 वीडियो बना दिया जिसमें से मेरा सैलरी बताया, जो डिस्क्रिप्शन में सब लिंक मिल जाएगा, तुम चाहे तो देख सकते हो। इसमें से एक बेसिक सा आइडिया ले लो। बेसिक सैलरी क्या है 19,900। जब तुम इनिशियली ज्वाइन करोगे एज एन असिस्टेंट लोको पायलट तो तुम्हें ये बेसिक मिलेगा, फिर टाइम के साथ साथ तुम्हारा जो इंक्रीमेंट वो होगा। उसके साथ क्या क्या फैसिलिटीज तुम्हें मिलता है, डियरनेस अलायंस यानी डीए मिलता है, इसमें से 30% एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल फिलहाल 38% डीए सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो इसमें से ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 38% मिलेगा। पर जो रनिंग स्टाफ है उनके लिए एक्स्ट्रा 30%, मतलब ये जो टोटल काउंट होगा उसके साथ 30% एक्स्ट्रा है, मतलब 1.3 से अब तुम गुना करोगे। ये कैलकुलेशन भी उस सारे वीडियो में मैंने बता दिया, तो जो मिलेगा वही होगा 30%। फिर एचआर है, मतलब हाउस रेंट अलायंस, ट्रांसपोर्ट अलायंस यानी टीए, किलोमीटर अलायंस। देखो ये ना रनिंग स्टाफ के लिए यही मेन चीज़ है, ये सैलरी में यही डिफरेंस करते हैं। तो ये कैसे कैलकुलेशन होता है वो भी ये जो मैंने वीडियो बनाया है उससे तुम्हें पता चलेगा, जो डिस्क्रिप्टिव टाइप से वीडियो बनाए उसमें पता चलेगा। नाइट ड्यूटी अलायंस एनडीए, फिर नेशनल हॉलीडे अलायंस, जो हॉलीडेज है उसमें उन हॉलीडेज में तुम अगर काम करोगे तो उसमें से एक एनएचए मिलेगा। फिर सेल अलायंस, जो ट्राई कलर के टॉर्च है जो जिसमें से सिग्नल एक्सचेंज करते हैं, उस टॉर्च के बैटरी के लिए सेल अलायंस ये मिलता है, राइट। और देखो ये असिस्टेंट लोको पायलट के लिए है एंड टेक्नीशियन के लिए है। टेक्नीशियन के लिए अगर कैलकुलेशन करोगे तो सब कुछ मिलेगा, पर इसमें ये जो किलोमीटर अलायंस है टेक्नीशियन को वो नहीं मिलता है, बाकी सब मिलेगा, पर टेक्नीशियन में ये किलोमीटर अलायंस नहीं मिलता है और सेल अलायंस ये दोनों टेक्नीशियन को नहीं मिलता है। और जो वर्कशॉप में काम करते हैं टेक्नीशियन में उनको एक इंसेंटिव मिलता है, महीने में इंसेंटिव मिलता है, जो जिसमें से उनका सैलरी कुछ बढ़ते हैं, राइट। ये गया सैलरी के ऊपर। फिर गया क्या एग्जाम फी। जब ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे तो मैं कितना फी देना पड़ेगा। देखो जब इनिशियली तुम अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हें 500 जनरल के लिए एंड ओबीसी के लिए 500 देना पड़ेगा, पर इसमें से लगभग 400 के आसपास तुम्हें वापस अकाउंट पे मिल जाएगा। मतलब कुछ दिन के बाद जब तुम एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम अटेंड करोगे तो जो एग्ज़ाम फी है वो रिफंड होगा। 100 के आसपास रिफंड होते हैं, तो तुम्हें एग्ज़ाम फी अराउंड 100 रुपीज़ तुम्हारा एग्ज़ाम फी है, पर इनिशियली तुम्हें 500 रुपये दे के ही एप्लीकेशन करना पड़ेगा। एसटी एंड एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज एंड इकोनॉमिकली ईडब्ल्यूएस, ये जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, ये कैंडिडेट के लिए कितना है 250 जब तुम एप्लीकेशन कर रहे हो। फिर एग्जाम देने के बाद तुम्हें रिफंड होगा कितना ही 250 रुपीज़ ही रिफंड होते हैं, पर इसमें से एक्चुअल में 250 रुपीज़ नहीं है, जो बैंक का जो सर्विस है, मतलब बैंक का जो सर्विस चार्ज है वो माइनस होके बाकी 235 या 40 के आसपास पैसा वापस मिल जाता है, राइट।
देन क्या है रिक्रूटमेंट प्रोसीड्योर। देखो रिक्रूटमेंट प्रोसीड्योर क्या है, ओनली सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब एक ही एप्लीकेशन करना पड़ेगा, दोनों एप्लीकेशन ही अलग से तुम्हें अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। एक ही एप्लीकेशन से अगर तुम्हारा क्वालिफिकेशन ITI डिप्लोमा है तो तुम्हें एक ही एप्लीकेशन से ALPN टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर पाओगे, अलग से कोई एप्लीकेशन देना नहीं है। तो इसमें से देखो इन शॉर्ट देखे, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि फर्स्ट CBT होगा, 7 CBT होगा, फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इस तरह से रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलते हैं। देखो डिटेल से जान लो। पहला क्या है, फर्स्ट CBT ऑन होगा। CBT ऑन होगा। CBT ऑन में जो फर्स्ट CBT है ये ALPN टेक्नीशियन दोनों के लिए कॉमन है, तो अलग से टेक्नीशियन के लिए कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं होते हैं और अलग से असिस्टेंट लोको पायलट के लिए एग्जाम कंडक्ट नहीं होते हैं। ये ऑल ओवर इंडिया बेसिस, अच्छा ये ऑल ओवर इंडिया होता है, ये अलग से कोई बोर्ड वाइज नहीं होता है। तुम जब एप्लीकेशन करते हो तो ये कॉमन एप्लीकेशन होता है, मतलब जिस बोर्ड से भी करोगे ना एक कॉमन टेस्ट होगा। मतलब जैसे तुम भोपाल से किए, फिर कोलकाता से, पटना से, जहां से भी करो, आपस में सब एक जगह होके कंपटीशन होगा। ऑल ओवर इंडिया सेंट्रलाइज एग्जाम, सेंट्रलाइज फॉर्मेट में होगा। फर्स्ट CBT में कितना ड्यूरेशन है, 60 मार्क्स की ड्यूरेशन। कितना क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन है और 75 मार्क्स भी है। देखो इसमें मिनिमम जो क्वालिफाई नंबर है वो क्या है, जनरल के लिए 40%, OBC के लिए 30%, SC कैटेगरी के लिए 30% और ST कैटेगरी के लिए 25%। ये है क्या है, मिनिमम कट ऑफ। एंड जो PWD कैंडिडेट है उनके लिए 2% एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन उन्हें मिलता है। ठीक है, देखो फर्स्ट CBT क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट, स्क्रीनिंग नेचर, मतलब इसमें क्या है, तुम्हारा बस क्वालिफाई राउंड है। इसमें से एक स्क्रीनिंग होगा, तुम्हें एक मिनिमम नंबर तक तो अलाउ होगा, फिर जाके मतलब एक तरह से बोल सकते हो कट ऑफ मार्क्स पार करोगे तो तुम क्वालिफाई कर जाओगे। इसका नंबर आगे कहीं भी कोई किसी में ऐड नहीं होगा, राइट। ये बस स्क्रीनिंग होगा, कैंडिडेट छंटने के लिए होगा। ये कैंडिडेट जो एक्चुअल में जो पढ़ाई करते हैं वो एक्चुअल में वो कैंडिडेट निकालने के लिए स्क्रीनिंग नेचर टेस्ट ये है CBT ऑन। इसका नंबर कहीं ऐड नहीं होगा, राइट। देन क्या है इसमें, देखो सिलेबस क्या है, CBT ऑन सिलेबस ये पार्ट बाय पार्ट देख लेते हैं शॉर्ट। मैथमेटिक्स, GI एंड रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। देखो इन शॉर्ट तुम्हें बता देते हैं कि ये जो मैथमेटिक्स सिलेबस देख रहे हो ना, इसमें से ये जो बडमास है ये बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जियोमेट्री, जो ट्रिगोनोमेट्री है इंपॉर्टेंट है। एज कैलकुलेशन, देखो एज कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्लॉक तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखो प्रॉफिट लॉस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब टाइम डिस्टेंस, टाइम वॉक, देखो इसमें से सब इंपॉर्टेंट है। पर ये जो है मेन जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, लगभग अराउंड 25 के आसपास, जो 75 मार्क्स है उसमें से लगभग 25 के आसपास मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स से। GI से, देखो GI बहुत ही ईजी है, इसमें से 25 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें तुम ये जो मेन स्टेटमेंट आर्गूमेंट है ये ठीक से तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पूछ देते हैं और बहुत लेंदी है, मतलब लॉन्ग लेंथ में बहुत लॉन्ग है, तुम क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत। पर अगर ये तुम 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें से ये तुम्हें ये सॉल्व नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा नंबर GI में बहुत ही कम हो जाएगा। बाकी तो तुम कर पाओगे, पर ये थोड़ा देखना पड़ेगा तुम्हें। जनरल साइंस में ये तो 10th लेवल का है, राइट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, लाइफ साइंस। देखो अच्छा, जो बैच में शुरू करने जा रहा हूँ उसमें से मैं जनरली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के ऊपर ही फोकस करूँगा, क्योंकि सब में अगर जाऊँगा तो मेरे बस की बात नहीं होगा। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से ऊपर ही मैं फोकस करूँगा, वही मैं तुम्हें गाइड करूँगा। फिर जनरल अवेयरनेस में, देखो जनरल अवेयरनेस में तुम क्या करोगे, जो करंट अफेयर्स ज़्यादा देखोगे, राइट। और जो करंट CM, गवर्नर, ये सब देखोगे। पॉलिटिक्स से इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बाकी सब बाद में डिस्कस करेंगे। फिर सेकेंड CBT में क्या है, सेकेंड CBT में 2 पार्ट है, पार्ट A एंड पार्ट B, राइट। पार्ट A में से टोटल ड्यूरेशन क्या देख लेते हैं, 2 घंटे 30 मिनट का टोटल ड्यूरेशन है पार्ट A एंड पार्ट B मिला के। जो पार्ट A है, तुम्हें पहले पार्ट A से क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से पार्ट A में
90 मिनट्स ड्यूरेशन है, 100 मार्क्स की क्वेश्चन, मतलब 100 मार्क्स क्वेश्चन है। एंड जिसमें से वही क्वालिफाई मार्क्स वही है जो CBT ऑन में था, वही है, अलग से कुछ नहीं। पार्ट ए का जो ये है मतलब सिलेबस है वही सेम सिलेबस है, देखो वही सेम सिलेबस। इसमें क्या है, साइंस में थोड़ा अलग है, ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है, ये ओनली साइंस नहीं है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, राइट। तो जिसमें से इंजीनियरिंग में क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग और ये जो साइंस है ना, इसमें से थोड़ा जो प्रैक्टिकल साइंस है उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो क्या है, वही मास, वेट, डेंसिटी, वही बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से जरूर ठीक से पढ़ाई करो भाई, क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, रेलवे का एग्जाम है, ये सब कुछ है। बाकी देख लो थोड़ा पॉज करके। और जनरल साइंस अवेयरनेस में वही है, करंट अफेयर ज़्यादा फोकस करो और बाकी सब स्टैटिक जीके की तरफ कम फोकस करो तो हो जाएगा। और पार्ट बी में क्या है, पार्ट बी क्या है, ओनली एक क्वालिफाई राउंड है, बस क्वालिफाई राउंड है ओनली। बताते हैं, इसमें 60 मिनट ड्यूरेशन है, 75 मार्क्स की क्वेश्चन है, मतलब 75 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 35 मार्क्स, 35% क्वालिफाई मार्क्स है। मतलब इसमें जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सब के लिए, एंड पीडब्ल्यूडी हो, सब के लिए ये 35% नंबर मैंडेटरी है। मतलब 75 में से अराउंड तुम्हें 26 मार्क्स मिनिमम लेना ही है अगर तुम पार्ट बी में क्वालिफाई करना चाहते हो। और देखो, पार्ट बी में तुम अगर क्वालिफाई ना किए ना तो तुम्हारा पार्ट ए का खाता कोई वैल्यू नहीं है। पार्ट ए का खाता तब चेक किया जाएगा तुम जब पार्ट बी में तुम क्वालिफाई करोगे। तो ये ध्यान में रखना, पार्ट बी क्वालिफाई करना होगा। कैसे क्वालिफाई करते हैं वो भी बताएंगे बाद में। तो फिर क्या है, देखो थोड़ा इसमें सिलेबस बता दिया कि इंजीनियरिंग में जब पार्ट बी में क्या क्या ट्रेड तुम ले सकते हो। इधर देखो, ये डिग्री एंड डिप्लोमा वालों के लिए है, ये ITI वालों के लिए ये नहीं है, ITI वालों के लिए थोड़ा अलग से है। इसमें देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए ये सब अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वालों के लिए ये सब अवेलेबल है, मैकेनिकल वालों के लिए ये सब ट्रेड अवेलेबल है। मतलब इसमें तुम पार्ट बी, अच्छा ये बताना है कि CBT जब तुम पहला इनिशियली एप्लीकेशन कर रहे हो तब तुम्हें कोई भी ट्रेड चूज करने का ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास है, प्लस कोई बोर्ड चुनने का ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं है। जब CBT ऑन तुम क्वालिफाई कर जाओगे फिर एक ऑप्शन मतलब लिंक ओपन होगा जिसमें से तुम्हें ऑप्शन मिलेगा कि तुम कौन सा बोर्ड से अप्लाई करना चाहते हो और तुम पार्ट बी में क्या टेक्निकल सब्जेक्ट देना मतलब ऑप्शन में रखना चाहते हो। तो तुम्हें इस हिसाब से, अगर तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किए हो और वही डिग्री किए हो, वही तुम इसमें अप्लाई मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन वही दिए हो, तो तुम इस सारे टेक्निकल पार्ट सब्जेक्ट के लिए तुम एलिजिबल हो, राइट। फिर ऑटोमोबाइल के लिए ये सब है। और जो 10+2 साइंस, अच्छा ये टेक्नीशियन के लिए, जो 10+2 PCM से है वो टेक्नीशियन में कुछ पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो उनके लिए ये सब ऑप्शन अवेलेबल है। पर इसमें देखो एक ट्विस्ट क्या है, जो डिप्लोमा किए हैं आज की डेट में लगभग 90% डिप्लोमा कैंडिडेट HS में PCM था। मतलब ऐसा देखा गया है कि डिप्लोमा में 90% कैंडिडेट जो 12th पास किए हैं और उनका 12th में साइंस के साथ पास किए हैं। तो अगर तुम डिप्लोमा कैंडिडेट या फिर डिग्री कैंडिडेट हो तो तुम्हें डिग्री कैंडिडेट हो तो PCM तो 100% तुम्हारा रहेगा ही। तो तुम इस सारे डिग्री जो कोई भी डिग्री से क्वालिफिकेशन है तुम्हारा, उसके साथ ये भी ये भी ऑप्शन तुम्हारे लिए अवेलेबल हो जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल, तुम अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा या फिर बीटेक किए हो, अगर तुम्हारा 12th में PCM है तो तुम इसमें तो एलिजिबल हो गई कि ये तो तुम चूज कर पाओगे ही, पर इसके साथ ये भी तुम्हारे लिए अवेलेबल है ऑप्शन, राइट। उम्मीद है समझ गए हो। अगर नहीं समझ गए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसके ऊपर मैंने डिटेल से डिस्कस किया है ऑलरेडी। देन क्या है, देखो देन क्या है लास्ट में, क्या कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ये ओनली फॉर जो एप्लीकेशन ALP के लिए ऑप्शन चूज किए हैं उनके लिए है। मतलब समझ लो, जब अप्लाई किए हो तो तुम्हारा अगर क्वालिफिकेशन है 10+2 PCM एंड डिप्लोमा और बीटेक, तुम फिर जब एप्लीकेशन कर रहे हो तो तुम क्या क्या चूज करोगे, LLP तो चूज करोगे ही, इसके साथ टेक्नीशियन भी चूज करोगे। अगर ये तुम चूज किया ना, तुम्हें सब देना पड़ेगा। मतलब तब तुम्हें ये साइको भी देना, साइको तुम्हें मैंडेटरी देना पड़ेगा ही।
और जो कैंडिडेट ओनली आईटीआई है या फिर जो नहीं चाहते हैं कि एएलपी में जाए, ओनली एएलपी ना चूज करके ओनली टेक्नीशियन जो कैंडिडेट चूज किए हैं उनको साइको देना नहीं पड़ेगा। साइको जो पार्ट है उनके लिए स्किप हो जाएगा, राइट, वो नहीं देना पड़ेगा। तो जो एएलपी के लिए एलिजिबल है उन्हें साइको देना पड़ेगा। जो अच्छा, एक चीज बताना जरूरी है, देखो क्या है, सीबीटी ऑन तुम जब दोगे ना, सीबीटी ऑन से सीबीटी 2 में 15 टाइम्स कैंडिडेट क्वालिफाई करेगा। मतलब 100 अगर वैकेंसी रहा तो 1500 कैंडिडेट सीबीटी 2 के लिए जाएगा। अच्छा, अभी सीबीटी 2 से सीबीटी जो है साइको के लिए 8 गुना कैंडिडेट सिलेक्ट होगा। 8 गुना, देखो 8 गुना कैंडिडेट सिलेक्ट होगा सीबीटी 2 से, राइट। अभी साइको में क्या है, टोटल 5 बैटरी से, टोटल 5 बैटरी से साइको में, जो 5 ईच बैटरी में तुम्हें 42% नंबर से क्वालिफाई करना पड़ेगा। कोई किसी भी एक बैटरी में तुम फेल कर जाओगे तो तुम एलिजिबल नहीं होगे, इसमें से फेल हो जाओगे। तो 42% नंबर के साथ तुम्हें पास करना पड़ेगा। मेरा अच्छा, देखो कैसे नंबर कैलकुलेट होगा मेरिट के लिए। सीबीटी 2 पार्ट ए से 70% नंबर लिया जाएगा। मतलब 100 अगर तुम्हें 100 में से 70 नंबर लिया जाएगा, और साइको में से 30% नंबर लिया जाएगा, 30% नंबर लिया जाएगा। तो ये गुना करके कैलकुलेशन होके मेरिट लिस्ट बनेगा, राइट। फिर क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेडिकल होगा, डीवीआर मेडिकल के लिए तुम्हें बुलाएगा, ठीक है। तो इसमें से कितना परसेंटेज कैंडिडेट, देखो इसमें से 1.5 गुना कैंडिडेट, मतलब साइको में 8 गुना कैंडिडेट गया, उसमें से 1.5 गुना कैंडिडेट वैकेंसी की वो डीवी मेडिकल के लिए जाएगा। जो जिसमें से 1 गुना कैंडिडेट जो वैकेंसी है वो ज्वाइन करेगा, और 50% कैंडिडेट वेटिंग में रहेगा। देखो ये गया। अभी मेडिकल देखो क्या है, मेडिकल में देखो A1 स्टैंडर्ड मेडिकल है, जिसमें से जो A1 में जो फिटनेस है वो तो होगा ही, जिसमें से देखो ब्लड प्रेशर देखा जाएगा, यूरिन टेस्ट होगा, फिर जो ECG होगा, मतलब हार्ट का टेस्ट होगा, फिर शुगर टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट जो है वो होगा। इसमें से सब में फिट रहना है। और उसके साथ स्पेशली मेडिकल में विजुअल के ऊपर मतलब फोकस करते हैं। स्पेशली हम लोगों का मेन काम ही है देखना, ठीक ठाक से सिग्नल देखना, कि कोई आँख का प्रॉब्लम हो गया तो भाई सब खत्म। तो इसमें सिग्नल मतलब आँख के ऊपर मेन फोकस होता है, जिसमें से 6/6 विदाउट ग्लास, मतलब कोई ग्लास के बिना 6/6 विजुअलिटी होना चाहिए, मैंडेटरी है। इसमें से कम हो जाएगा तुम्हें सिलेक्शन नहीं होगा। आँख के बारे में जो मेडिकल है वो स्ट्रिक है, बहुत स्ट्रिक है। तो आँख तुम्हें होना पड़ेगा ठीक से, राइट। अगर टेक्नीशियन में हो जाए, पहले एएलपी देख लेते हैं, बाद में देखते हैं। कोई भी ग्लास एक्सेप्टेड नहीं होगा, विथ फॉगिंग टेस्ट कोई भी ग्लास एक्सेप्टेड नहीं होगा। नियर विजन में भी 0.6 दोनों आइस में होना चाहिए। फिर कलर ब्लाइंडनेस तो भाई ये तो नहीं होगा, कलर ब्लाइंडनेस कभी भी नहीं चलेगा। फिर बाइनोकुलर विजन तुम्हारा सही होना चाहिए, फील्ड विजन सही होना चाहिए, नाइट विजन सही होना चाहिए, मेस्विक विजन ये सब सही होना चाहिए। A1 में आँख बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये A1 है किसके लिए, ALP के लिए, और बाकी सब है टेक्नीशियन के लिए। B1, B2, C1 ये सब टेक्नीशियन के लिए। इसमें से देख लो, इसमें से B1 में 6/9, 6/12 है विदाउट एनी ग्लास, और इसमें नियर विजन 0.6 होना चाहिए। और बाकी इसमें भी कलर ब्लाइंडनेस होगा तो नहीं चलेगा। और बाकी सब देख लो। B2 में क्या है, B2 में 6/9, 6/12 दोनों में 6/9, 6/12 है, पर जो डिफरेंस है ये B1 में तुम्हें कलर विजन नहीं चलेगा, और B2 जो टेक्नीशियन जो पोस्ट है जिसके लिए B2 एलिजिबल है वो उनको कलर विजन B2 में चलेगा, राइट। फिजिकली C1 में क्या है, C1 में सब कुछ मतलब बहुत छूट है आँख का, 6/12, 6/18 का तुम्हारा डिस्टेंस विजन है, और बाकी सब कुछ चलेगा। कोई जो बाइनोकुलर फिर गया ये कुछ भी इसमें अलाउड नहीं है। तो सबसे कम जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो C1 है, वो जो टेक्नीशियन पोस्ट है उनके लिए एलिजिबल है, राइट। देन देखो क्वालिफिकेशन क्या है, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिकल है, फिर मैकेनिकल,
दोनों के लिए ये सेम क्वालिफिकेशन है। मतलब इलेक्ट्रिकल तुम्हारा डिग्री इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, जिसमें से ही हो, तुम सब में एलिजिबल हो। क्या है देखो, पहले तो तुम्हारा टेंथ मैंडेटरी है, राइट। 10th के बाद क्या है, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये जो तुम्हें ट्रेड दिख रहा है, कॉइल वाइंडर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, हीट इंजन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल ओनली पोस्ट है, ट्रेड है जो 1 साल की है, बाकी सब 2 साल ड्यूरेशन वाला है। MMV, मिलराइट, ये सब देख लो, ये सब एलिजिबल है ITI में से। अच्छा, और जो डिप्लोमा एंड डिग्री, ये दोनों के लिए ओनली 4 पोस्ट एलिजिबल है। वो क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, और क्या गया, हाँ 4 हो गया। ये 4 पोस्ट ओनली डिप्लोमा एंड बीटेक में असिस्टेंट लोको पायलट के लिए एलिजिबल है, और कुछ पोस्ट एलिजिबल नहीं है, राइट। और देखो टेक्नीशियन के लिए क्या है, अच्छा इसमें ना ALP के लिए जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट है, ITI वाले कैंडिडेट, बीटेक भी सब एलिजिबल है। 10th के बाद ITI, डिप्लोमा, बीटेक भी सब एलिजिबल है, राइट। और जो टेक्नीशियन के लिए है वो 10th तो मैंडेटरी है, उसके बाद ITI हो सकता है, या फिर 10th +2 विथ PCM कैंडिडेट हो सकते हैं, या फिर जो अप्रेंटिस किया है वो कैंडिडेट एलिजिबल है। मतलब ALP टेक्नीशियन के लिए क्या है, डिप्लोमा क्वालिफिकेशन कैंडिडेट या फिर बीटेक, ये सब एलिजिबल नहीं है टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, राइट। इधर देखो मैंने सारे जो ITI ट्रेड है, जो ट्रेड टेक्नीशियन पोस्ट के लिए एलिजिबल है वो मेंशन कर दिया है। थोड़ा पढ़ लो भाई, इधर से इतना सारे पढ़ने जाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो, थोड़ा पॉज करके पढ़ लो, राइट। और नेक्स्ट देखते हैं क्या है, देखो टोटल वैकेंसी की बात करते हैं। जो 2018 में वैकेंसी था असिस्टेंट लोको पायलट के लिए 27,795 वैकेंसी, और टेक्नीशियन के लिए कितना वैकेंसी था, 36,576 वैकेंसी। टोटल कुल मिला के कितना वैकेंसी था प्रीवियस ईयर में, 64,037 वैकेंसी था प्रीवियस ईयर। मतलब अच्छा खासा वैकेंसी था, जिसमें से टेक्नीशियन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी था। और आपका वैकेंसी कितना होने वाला है, देखो ये तो तब पता चलेगा जब इसका वैकेंसी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकलेगा, तब पता चलेगा। इसका आगे तो स्वयं मुझे तो कुछ पता नहीं है। और अप्रॉक्सीमेटली अभी मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको प्लेलिस्ट में या फिर चेक करो, मिल जाएगा कि कितना वैकेंसी टोटल रेलवे में। एक उम्मीद है 1.6 लाख के आसपास वैकेंसी अभी खाली है, राइट। तो उसमें से ALP टेक्नीशियन में सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है वैकेंसी निकलने का। तो कितना वैकेंसी होगा पता नहीं, पर एक अच्छा खासा वेटेज वैकेंसी होगा, राइट। क्योंकि लास्ट 2018 में निकला था, उसके बाद अभी 2020 मतलब 23 हो सकते, 24 पर एग्जैक्टली देखो हम सब टेंटेटिव डेट बता सकते हैं, पर एक सेंटेंस में पूछो कि श्योर बोलो तो श्योर तो पता नहीं कब निकलेगा, किसी को पता नहीं होता है। पर टेंटेटिव डेट तुम्हें बता सकते हैं कि टेंटेटिव कितना मतलब लेट हो सकता है। तो उम्मीद है 23 में निकलेगा, और 23 सेकेंड हाफ में मतलब जुलाई से दिसंबर में निकलने का पॉसिबिलिटीज है, उम्मीद है, राइट। पर एक्चुअल में मतलब एक्चुअल क्या होगा पता नहीं, एक टेंटेटिव डेट बता रहा हूँ। और वही अपकमिंग डेट वही हुआ जो मतलब जुलाई से दिसंबर के आसपास हो सकता है टेंटेटिव। तो फिर एक बार बता रहा हूँ कि एक्चुअल क्या होगा किसी को पता नहीं, टेंटेटिव डेट ये है। और लगभग अभी रेलवे में 1.6 लाख के आसपास वैकेंसी खाली है टोटल। तो इसमें से कितना वैकेंसी होगा वो तो पता नहीं। तो ये था कुल मिला के। अगर ये वीडियो अभी लास्ट तक तुम देख रहे हो ना, तो तुम्हें एक बात तो सैल्यूट भाई, तुम मेरा मतलब जो बैच है उस बैच में तुम ज्वाइन कर सकते हो उसमें। सो लास्ट तक तुम ये वीडियो अगर देख रहे हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो भाई, और सबको थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्पेशली तुम्हें तो थैंक्स देना ही पड़ेगा, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।